हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि की विज्ञान के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुकलेट है। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देखकर जाएं, आपको निश्चय लाभ होगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक कोटेशन से। इंसान की सफलता की पहली सीढ़ी शिक्षा है। इंसान की सफलता की पहली सीढ़ी शिक्षा है। मीन्स आप शिक्षा के द्वारा आप कहीं भी पहुंच सकते हैं और कुछ भी आप हासिल कर सकते हैं। ये ऐसी वस्तु है जिसे कोई ना आपसे छीन सकता है, ना ही कोई आपसे चुरा सकता है, और इसको आप जितना बांटोगे उतना ही ये बढ़ता जाएगा। तो आज के लाइफ में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण रोल करती है। जब आप शिक्षा से ही अपने आप में जो भी कमियां होती है उसे आप दूर कर लेते हो। मीन्स शिक्षा ऐसी चीज़ है, ये चाहे जितना भी हो, चाहे वो शिक्षा किसी का भी भेदभाव नहीं करती है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। जो इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेगा वो उसी के पास चली जाएगी, वो उसी का हो जाता है। ठीक है, देखिए लाइफ एक बार मिलती है, ज़िंदगी एक बार मिलती है, तो क्यों ना हम कुछ दिन ही मेहनत करके हम वो हासिल कर ले जो हमने अपने सपने में सोचा है, जो हमारा ड्रीम है बनने का। क्यों ना, अगर हम मनुष्य हैं, उनके जीवन पाए हैं, तो क्यों ना हम वो करें जो हम सब सोचे हैं, जो हमने सोचा है कि भविष्य में हम ये करेंगे और ये अपने माता पिता को करके दिखाएंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है कि सभी तैयारी करते हैं, लेकिन एक तैयारी जो करनी है एक स्मार्ट वर्क की तरह करिए। देखिए सुबह तो सभी उठ जाते हैं, पेपर वाला भी सुबह उठ जाता है, लेकिन इससे क्या है कि आप वहाँ पे अपनी ऊर्जा लगाइए, एनर्जी लगाइए जहाँ पे आवश्यकता है। आप देखिए एग्जाम की नीड क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए। देखिएगा आपकी निष्ठा और लगन के द्वारा ही आप एक न दिन जरूर आप सफलता हासिल कर पाएंगे। ठीक है, ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। आज का टॉपिक है ब्लड, रक्त। देखिए जब हमारा ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ब्लड। देखिए जो ये सीरीज चल रही है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ही चल रहे हैं सारे, ठीक है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये बहुत ही पतली बुक है, इसे आप 3 से 4 घंटे में भी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ब्लड क्या है। ब्लड तो आप जानते होंगे, खून। ठीक है, क्या है ब्लड। देखिए ब्लड का जो पीएच होता है ये हमारा कितना होता है, 7.35 से या 7.4 मानिए आप। ठीक है, देखिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था जब कभी 7 से कम आता है वो वैल्यू तो हमारा एसिडिक यानी अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। वहीं दूसरी ओर जब 7 से ज़्यादा होता है तो हमारा बेसिक नेचर मीन्स क्षारीय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रक्त का पीएच हमारा लगभग कितना है, 7.4। देखिए 7 से ज़्यादा है तो ये क्या होगा, ये क्षारीय माध्यम होगा। क्या होगा, अल्कलाइन यानी क्षारीय माध्यम होगा। ठीक है, देखिए हमारे शरीर में लगभग औसत 5 से 6 लीटर ब्लड खून रहता है। ठीक है, हमारे शरीर का लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड रहता है। और क्या करता है, जो रक्त होता है ये पोषक तत्वों का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट। ठीक है, पोषक तत्वों का ये क्या करता है, ये परिवहन करता है। और क्या करता है, जो हार्मोन्स होते हैं उनका भी ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्लड। और क्या करता है, ठीक है, और ये गैसों का परिवहन करता है, यानी कि गैसों का भी ये ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ऑक्सीजन हो गया, एटीसी। ठीक है, और क्या करता है, ठीक है, और भी हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रक्त देखते क्या है, देखिए परिभाषा। रक्त है तरल संयोजी ऊतक है। क्या है, रक्त तरल संयोजी ऊतक है। इसका माध्यम क्या है, क्षारीय। देखिए आपको अगर पीएच वैल्यू थोड़ा सा माइंड में है तो आप इसका माध्यम अपने आप लगा सकते हैं। ठीक है, जो कि अभी हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। इसका माध्यम क्या है, क्षारीय है। पीएच वैल्यू कितना है, 7.35 से 7.47 के मध्य। अभी हमने बताया कि आप लगभग मानिए 7.4। शरीर में रक्त की मात्रा कितना है, भार का 7% कितना है, जितना हमारा वेट है उसका हमारा 7% रहता है, लगभग 5 से 6 लीटर। ठीक है, इसके कार्य क्या है, देखिए इसके कार्य क्या है। इसके कार्य क्या है, ये गैसों का परिवहन करता है। क्या करता है, गैसों का परिवहन करता है। और क्या कार्य है, और क्या देखिए आप, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, वही पोषक तत्वों का भी परिवहन करता है, पोषक तत्वों का परिवहन करता है। ठीक है, हार्मोन्स का भी परिवहन करता है और शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, शरीर में और क्या करता है, इम्यून सिस्टम को वो मजबूती देता है। हमारी जो इम्यूनिटी है, जिससे हम जब इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तभी हम बीमार पड़ जाते हैं, तो ये क्या करता है, उसी को ये क्या करता है, हमें मजबूती प्रदान करता है, ये ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। ठीक है,
और क्या काम है, उत्सर्जी पदार्थों को वक्र के माध्यम से, वक्र समझ रहे हैं ना, अभी हम वक्र के बारे में पढ़ाएं। वक्र मीन्स किडनी, किडनी तो सभी जानते होंगे, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थों को वक्र के माध्यम से शरीर से बाहर करना, ठीक है, जैसे यूरिन पास कर देना, ठीक है, etc। रक्त के भाग, देखिए देखिए रक्त के हमारे दो भाग होते हैं। देखिए एक होता है प्लाज्मा होते हैं, एक होता है रक्त कोशिकाएं होते हैं, ठीक है। जो प्लाज्मा होते हैं ये पूरे रक्त का लगभग 50 से 60% भाग कवर करता है, जो कि ये अपने आप में सबसे अधिक हैं। वहीं हम देखेंगे रक्त कोशिकाएं क्या करता है। अब ये 55 से 60% तो ये हो गया। ये क्या करता है रक्त कोशिकाएं, पूरे शरीर का क्या है, पूरे शरीर का, पूरे रक्त का 40 से 45% ये कवर करता है, ठीक है। जिनमें क्या है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। क्या है, देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है। देखिए दो पार्ट होते हैं, एक हो गया प्लाज्मा, एक हो गया रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा हमारा लगभग 60% होते हैं, ये लगभग 40% कवर होते हैं। वही 40% में क्या क्या हो गया, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है। देखिए आरबीसी को और क्या बोलते हैं, आरबीसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेड, क्या बोलते हैं आरबीसी को, रेड ब्लड कॉर्पलेस, क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पलेस, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पलेस बोलते हैं, ठीक है। मीन्स लाल रक्त कोशिकाएं, क्या बोलते हैं आरबीसी को, लाल रक्त कोशिकाएं। वही हम डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, देखते हैं डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, क्या बोलते हैं, श्वेत, व्हाइट ब्लड कॉर्पलेस, क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कॉर्पलेस, ठीक है, ओके। आई और प्लाज्मा, देखिए प्लाज्मा में हमारा क्या होता है, देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक एक पार्ट पढ़ेंगे। पहले आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या है प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा में क्या क्या उपस्थित होती है। अभी हमने बताया प्लाज्मा में कितना % होता है, लगभग 60%। माने हम कितना होता है लगभग प्लाज्मा में, लगभग 60% होता है। इसका रंग कैसा होता है, येलो होता है। किससे होता है, येलो होता है, ठीक है। ये रक्त का एक लिक्विड पार्ट होता है, क्या है, रक्त का एक लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, ओके। देखिए पीले रंग क्यों होता है, पीले रंग क्या आता है, बिलू, हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में लीवर, ठीक है। तो उसमें क्या है, बिलू रूबिन की उपस्थिति में, क्योंकि लीवर में हमारे जो होता है वो क्या उपस्थित होता है, कौन सा कलर, बिलू रूबिन में, ठीक है। बिलू रूबिन की उपस्थिति, बिली रूबिन के ही कारण, मैंने बोला है अगर ये बिली रूबिन वहाँ लीवर में ज़्यादा हो जाएगा तभी पीलिया हो जाता है, मीन्स पीले रंग का ये कारण है। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितना होता है, 90 to 92%, ठीक है। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितना होती है, 90 से 92%, ठीक है। प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, बहुत ही पूछा जाता है। प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, कौन कौन बताइए, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रोनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, क्या क्या होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रोनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, याद रखिएगा। इनमें से फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, इसको बहुत आप याद रखिएगा, ठीक है, ओके। क्योंकि ये हमारे ब्लड, जब हमारा पढ़ेंगे हम लोग ब्लड क्लॉटिंग में भी इसका बहुत रोल होता है, ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पलेस। देखिए इसका क्या है, देखिए इसकी जो उत्पत्ति है, मीन्स इसकी जो ओरिजिन है, बच्चे के जन्म के पूर्व क्या है, जब बच्चा जन्म नहीं लेता है तभी क्या हो जाता है, इसकी उपस्थिति हो जाती है। कहाँ होती है, यकृत में, यकृत मीन्स लीवर में, प्लीहा में, क्या है, लीवर में, प्लीहा में। लेकिन जब बच्चा हमारा जन्म ले लेता है तो यही हमारा कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में, इसी के द्वारा ही ब्लड बनता है, रेड बोन मैरो में, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। बच्चे के पूर्व जन्म में कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, आप याद रखिएगा। जब बच्चे के जन्म के पूर्व हमारा आरबीसी कहाँ बनता है, तो आप क्या बताएंगे, यकृत में, मीन्स प्लीहा में। और जब बच्चा जन्म ले लेता है तो हमारा कहाँ बनता है, रेड बोन मैरो में, मीन्स लाल अस्थि मंजा में, आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इनका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन इसका जीवन काल होता है, मीन्स 4 माह, ठीक है। इनकी मृत्यु, जितने मैं पॉइंट इसमें बता रही हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मृत्यु कहाँ है, प्लीहा में, तिल्ली में, ठीक, प्लीहा या तिल्ली में। अब आइए कुछ हम पॉइंट देखते हैं। देखिए प्लीहा को और हम लोग क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं, ग्रे वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लीहा या तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं, ठीक है, कब्रिस्तान बोलते हैं। और हम क्या करेंगे, और क्या है, प्लीहा को क्या और क्या बोलते हैं, प्लीहा को ब्लड बैंक भी बोलते हैं, कई बार पूछा गया है, प्लीहा को ब्लड बैंक भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, प्लीहा को ब्लड बैंक भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। और देखिए आरबीसी है, लाल ब्लड कॉर्पलेस है, तो आपको नाम से ही पता चल पा रहा है कि इसका जो रंग है लाल है, रेड है। देखिए जो रेड होता है ये किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण रेड होता है। हमारा ब्लड का रंग रेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाई जाती है, ठीक है। अभी हमने रक्त का इस कार्य देखे थे, इसका कार्य क्या है, गैसों का परिवहन, क्या है, गैसों का परिवहन, ठीक है, ओके। अब आइए देखते हैं
देखिए नोट, प्लीहा, अभी हमने आपको बताया प्लीहा तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लीहा तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड बैंक भी कहते हैं। इसकी संख्या देखिए, एक बार एग्जाम में इसकी संख्या के बारे में क्वेश्चन आया था। इसकी संख्या कितनी है? 45 से 55 लाख प्रति क्यूबिक एमएम मिलीमीटर। ये भी याद रखिएगा कि ब्लड को हम किस में नापते हैं, किसमें नापते हैं? मिलीमीटर में। ठीक है, तो हमारा कितना है? 4.50 से 5.50 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, मिलीमीटर क्यूब आप याद रखिएगा जरूर, आप ये जरूर याद रखिएगा। हमारा क्या है? 45 से 50 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, ओके। रक्त का रंग कैसा होता है? अभी हमने बताया क्या होता है? लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। कार्य क्या है? गैसों का परिवहन। कार्य क्या है? गैसों का परिवहन। अब हम लोग एक ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ा सा देखें। ब्लड प्रेशर आप तो नाम सुने होंगे ना, ब्लड प्रेशर। जब आप कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब आप बताएंगे कि हमें घबराहट हो रही है या कुछ चक्कर सा आ रहा है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। आप तो ये बहुत देखे होंगे कि जब डॉक्टर तो क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, जो कि हमारा क्या उसमें दिखाता है तो बताता हूँ, तो आप देखे होंगे अपने रिपोर्ट में तो 120 से या कुछ कम या ज़्यादा होता होगा, या 80 mmHg। ठीक है, इसका मात्रा क्या है? mmHg, जिससे हम नापते हैं। ठीक है, देखिए हमारा क्या है? हृदय के संकुचन सिस्टोलिक का दाब कितना है? 120 mmHg। अगर इससे ज़्यादा है तो हमें हाई हो जाएगा, और इससे कम है तो हमें लो प्रेशर हो जाएगा। बहुत ठीक है, अगर थोड़ा सा 10 या 15 का थोड़ा वैरी चलेगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, हृदय के अनुशीतलन यानी डायस्टोलिक के रक्त का दाब क्या होना चाहिए? 80 mmHg। क्या होना चाहिए? 80 mmHg। ठीक है, तो आप बस इतना याद रखिए, कई बार क्वेश्चंस पूछा है कि सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक का रेशियो हमारा क्या होता है? 120 mmHg से एंड नीचे हमारा कितना होता है? 80 mmHg। यही पॉइंट आपको बताना था, यही आप याद रखिएगा। ठीक है, रक्त दाब को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? कई बार पूछा गया, क्या बोलते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब, अभी हमने बताया कि अगर बोले तो कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। ठीक है, ओके। आइए हम लोग देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है। क्या है ब्लड प्रेशर? देखिए, हृदय के संकुंचन मीन्स सिस्टोलिक एंड अनुशीतलन मीन्स डायस्टोलिक के दौरान क्या होता है? जब एक जाता है फिर सिकुड़ता है। ठीक है, जब हृदय के संकुंचन और अनुशीतलन के दौरान धमनियों की दीवार, जो धमनियों की दीवारों पर रक्त द्वारा डाला गया दाब ही रक्त दाब कहलाता है। मीन्स आप समझ रहे हैं। देखिए क्या है, मान लो ये हमारी रक्त की धमनियां हैं। ठीक है, और इसमें क्या है? जब ये ब्लड हमारा जाता है, ठीक है, जब हमारा जाता है और फिर आता है, मतलब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के माध्यम से जब जाता है, तो जो इसमें प्रेशर लग रहा होता है इसकी दीवारों पर, जो प्रेशर लग रहा होता है, क्योंकि ब्लड जो हमारा वेन्स होता है, धमनियां हैं, ये हमारा जब इस पर जब प्रेशर लग रहा होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको दाब बोलेंगे। तो उसको जो दाब पड़ेगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं रक्त दाब। रक्त दाब क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये रक्त के द्वारा डाला गया दाब है, जो कि ये हमारी धमनियों में लग रहा है। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मैंने बताया, देखिए इसी वाली धमनियां हैं, इसी पे रक्त फ्लो होता है, तो जिसमें ये दाब प्रेशर डाल रहा है इसकी दीवारों पे, उसी हम लोग बोलते हैं रक्त दाब। अब तो आप एकदम से ही आपको याद ही हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। हमने आरबीसी के बारे में पढ़ लिया था, अब हम देखेंगे WBC मीन्स श्वेत रक्त कणिका। क्या बोलेंगे? देखेंगे श्वेत रक्त कणिका WBC कॉर्पलेस। देखिए मानव रुधिर के घटक। देखिए अभी हमने बताया मानव रुधिर के घटक क्या है, आइए देखते हैं। मानव रुधिर एक प्लाज्मा होते हैं, हमने बताया 55 से 60% के बाद होते हैं, और एक होते हैं ब्लड कार्पलेस। ठीक है, ब्लड कार्पलेस जो कि 45% या 40 से 45 होते हैं। ठीक है, जिसमें प्लाज्मा में हमने बताया था लगभग 51%, प्लाज्मा में कितना? लगभग 51% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और नेक्स्ट जो बाकी है हमारा कितना पाया जाता है? कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा किसका है रेशियो? हमारा जल का है, जो कि 91% है, और बाकी हमारा है कार्बनिक पदार्थ का और अकार्बनिक पदार्थ का। वही हम देखेंगे ब्लड कार्पलेस का, प्लेटलेट्स, लाल रुधिराणु अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है इसमें। ठीक है, ये मैं आपको एक रिव्यू बता रही हूँ। अभी जो हमने पढ़ा है कि मानव रक्त के घटक 2 टाइप्स के होते हैं, हमने पढ़ा कि एक में प्लाज्मा, एक में रुधिर कार्पलेस या ब्लड कार्पलेस। ठीक है, जिसमें से हमने बताया था प्लेटलेट्स होते हैं और आरबीसी होते हैं और WBC होते हैं। और हमने क्या किया? पहले हमने आरबीसी के बारे में पढ़ लिया है और प्लाज्मा के बारे में भी पढ़ लिया है। अब नंबर हमारा आएगा WBC के बारे में पढ़ने का। देखिए WBC क्या है? श्वेत रुधिराणु। क्या है? श्वेत रुधिराणु।
देखिए, एक होता है ग्रेनुलोसाइट, क्या होता है, एक ग्रेनुलोसाइट, और एक होता है ए ग्रेनुलोसाइट, एक होता है ग्रेनुलोसाइट और एक होता है ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, जो ग्रेनुलोसाइट उसको होते हैं उसको बोलते हैं कणिकामय श्वेत रंध्राणु। क्या बोलते हैं, आपको नाम से ही पता चल पा रहा है, ग्रेनुल मतलब इसमें कण पाए जाते हैं, कणिका विहीन श्वेत रंध्राणु या ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, यानी कि इसमें कणिका नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं, ये कई बार पूछा जाता है। देखिए, ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन से आते हैं, इयोनोसाइट्स आते हैं, बासोफिल्स आते हैं और न्यूट्रोफिल्स आते हैं। ठीक, कौन कौन से आते हैं, इयोनोफिल्स आते हैं, बेसोफिल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं। मैं कई बार इसलिए ज़्यादा रिपीट करती हूँ क्योंकि आपको यहीं पे ही याद हो जाए। ठीक है, देखिए, जो बासोफिल होते हैं इसमें सबसे कम होता है, क्या है, सबसे कम। बासोफिल हमारा क्या है, सबसे कम, सबसे कम। ठीक है, बासोफिल सबसे कम। वही न्यूट्रोफिल्स हमारा क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स हमारा क्या होता है, सबसे अधिक। क्या होता है न्यूट्रोफिल, सबसे अधिक। ठीक है, सबसे अधिक होती है। ठीक है, अब वही हम देखेंगे कणिका विहीन श्वेत रंध्राणु, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। क्या है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है, जो हमारी लिम्फोसाइट्स होती हैं ये हमारी क्या होती है, ये हमारी देखिए ये ऐसे ऐसे लगभग होती, क्या होती है लिम्फोसाइट्स हमारी, लिम्फोसाइट जो हमारी होती हैं ये हमारी लग ऐसे ऐसे डायग्राम बना रहता है। वही हम देखेंगे मोनोसाइट्स है, ये सबसे बड़ी होती हैं। याद रखिएगा, मोनोसाइट्स जो होती हैं ये सबसे बड़ी होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आइए हम लोग डायग्राम देखते हैं। देखिए, ये मोनोसाइट है, देखिए मोनोसाइट, देखिए मोनोसाइट, मोनोसाइट क्या है, सबसे बड़ी। देखिए मोनोसाइट देख रहे हैं आप, मोनोसाइट, ये देखिए मोनोसाइट, इसमें एक ग्रेनुलोट, इसमें छोटे छोटे ग्रेनुलोट नहीं पाए जाते हैं, इसमें कणिका विहीन रक्त कॉर्पलेक्स, ठीक, बड़ा, सबसे बड़ा होता है। लिम्फोसाइट्स, ये देखिए ऐसा हमारा है, एक से उससे थोड़ा छोटा। बेसोफिल देखिए सबसे कम, इसमें क्या है हमारे सबसे कम। ठीक है, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल में तो देखिए इसमें बहुत सारे कण। ठीक है, न्यूट्रोफिल सबसे अधिक। इओसिनोफिल देखिए इसमें ऐसे ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, ओके, अब याद रखिए नोट, शरीर में WBC की मात्रा में अधिक वृद्धि होने को ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर कहते हैं। देखिए, क्योंकि ये सब रक्त में ही वो है। ठीक है, क्या होते हैं, जब शरीर में WBC की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा रक्त कैंसर होने की चांसेस रहते हैं, या उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। ठीक है, अब शरीर में रक्त की कमी, अगर शरीर में रक्त की कमी होने को क्या बोलते हैं, एनीमिया। जब शरीर में रक्त की कमी होगी तो उसको बोलते हैं एनीमिया। वही जब WBC की मात्रा अधिक बढ़ेगी तो क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए हीमोग्लोबिन, देखिए हीमोग्लोबिन क्या, अभी हमने बताया हीमोग्लोबिन ये किस में पाई जाती है, केवल RBC में पाई जाती है हीमोग्लोबिन। ठीक है, देखिए हीमोग्लोबिन का मतलब है, देखिए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना होता है, जिसका हीम का अर्थ होता है, हीम का अर्थ होता है जिसमें ये कलर देता है, क्या देता है, कलर देता है, वर्णक, ये कलर देता है। वही ग्लोबिन मतलब प्रोटीन है। ये कई बार पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन है, तो क्या होंगे, ये ग्लोबिन जो है ये प्रोटीन है। ठीक है, ठीक है, हमने बताया इसका कार्य क्या है हीमोग्लोबिन का, इसका कार्य है ये रक्त को रेड लाल रंग प्रदान करना है। ठीक, और क्या कार्य है, गैसों मतलब CO2 और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक, आइए देखते हैं हमारा क्या है। देखिए, ये हीमोग्लोबिन जो है ये केवल RBC में ही पाया जाता है। इसके वर्णक भाग है, हीम है, प्रोटीन, मैंने कहा इसके दो भाग है, एक हीम और ग्लोबिन। जो हीम है वो वर्णक भाग है, जो ग्लोबिन है ये प्रोटीन का भाग है। अब इसके कार्य को देखते हैं। कार्य देखें, रक्त को लाल रंग प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। इस गैसों मुख्यतः ऑक्सीजन का परिवहन करता है, गैसों में मुख्यतः ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अब हम देखेंगे रक्त समूह। देखिए, कई बार क्वेश्चन रक्त समूह से जरूर आता है। ठीक है, रक्त समूह, ठीक है, देखिए रक्त समूह की जो खोज करता है वो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा करा गया है। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। देखिए, रक्त को हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, किसके आधार पर, एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर रक्त को हम एंटीबॉडी और एंटीजन के आधार पर हम रक्त को 4 समूहों में, ठीक है, 4 समूहों में बांटा जाता है। किसमें बांटा जाता है, 4 समूहों में बांटा जाता है। वो 4 समूह कौन कौन से हैं, रक्त समूह A, रक्त समूह B, रक्त समूह AB, रक्त समूह O। ठीक है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो रक्त समूह O है वो सर्वदाता है। क्या ये, सर्वदाता है, मीन्स ये सभी को ब्लड दे सकता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, रक्त समूह O को। और रक्त समूह AB हमारा क्या है, ये क्या है, सर्व, ये क्या है, ये सभी से लेता है। ये क्या है, इसको, ये सर्वदाता हो गया। और इसको क्या बोल देंगे, ये सभी से ग्रहण करता है। ठीक है, सभी से ये ग्रहण करता है, तो ग्रहण करने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं सर्वग्राही। क्या बोलते हैं, सर्वग्राही। इसको हम लोग बोलते हैं सर्वग्राही बोलते हैं, और उसको बोलते हैं हम रक्त समूह O को सर्वदाता बोलते हैं। मीन्स ये सभी को दे देता है और ये सभी से ले लेता है। ठीक है,
ठीक है। रक्त में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, 2 उसके पार्ट्स होते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी के स्थान के आधार पर हमने रक्त को 4 समूह में बांटा है, ठीक, अभी हमने इसको बताया है। इसकी खोजकर्ता किसने की है, कार्ल एंड स्टीनर ने। देखिए रक्त में विभिन्नता होती है, क्या है, रक्त में जो है विभिन्नता होती है, ठीक है। इसका कारण क्या है, लाल रक्त कणों में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन, क्या है, लाल रक्त कणों में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। एंटीजन, अभी हमने बताया ग्लाइकोप्रोटीन दो होते, एक होते हैं एंटीजन होते हैं और एक होते हैं एंटीबॉडी। क्या होते हैं, एक होते हैं एंटीबॉडी। वही हमारे एंटीजन हमारे कौन कौन से होते हैं, ए बी एंटीजन होते हैं, ठीक है, एंटीजन ए और बी। और एंटीबॉडी को भी हम क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन ए एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी। अब याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे रुधिराणु। क्या पढ़ेंगे, रुधिराणु को इसमें क्या पढ़ेंगे एकदम डिटेल से, ठीक है। क्या है, देखिए ये दोनों में हम अंतर भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, देखिए रुधिराणु हमने बताया था WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पलेस, रेड ब्लड कॉर्पलेस यानी RBC, ठीक है। देखिए RBC की सेल्स हमारी कैसे हैं, ठीक है। ये जब इसी पे बहता है रक्त और इसी दीवारों पे जो ये प्रेशर डालता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ब्लड प्रेशर बोलते हैं, याद आप इसको रखिएगा, ठीक है, ओके। क्या बोलते हैं उसको, RBC, ठीक है। अब हम इसका अन्य नाम देखेंगे। अन्य नाम क्या है इसका, सैनिक या वीर सिपाही। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें रोगों के प्रति ये इम्यून सिस्टम को ये बूस्टअप करता है। याद रखिए, मींस इम्यूनिटी को प्रदान करता है। हमें क्या करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है, ठीक है, इम्यूनिटी प्रदान करता है। वो कौन करता है, RBC। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि RBC का इम्यूनिटी कौन प्रदान करता है, WBC, ठीक है। WBC क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यानी कि हमें इम्यूनिटी को प्रदान करता है, तो क्या बोलेंगे उसको, WBC, ठीक है। हमने इसके प्रकार देखे थे, मोनोसाइट सबसे बड़ी होती हैं, लिम्फोसाइट्स हमारे ऐसे होते हैं, बासोफिल सबसे कम होते हैं, वही हम न्यूट्रोफिल की बात करें तो वो सबसे अधिक होते हैं। क्या प्रकार, देखिए क्या प्रकार इसके हम प्रकार फिर से रिपीट करिए। मोनोसाइट्स क्या है, देखिए मोनोसाइट एक है तो सबसे बड़ी होगी, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स ऐसे होते हैं। बेसोफिल्स हमारे क्या होते हैं, सबसे कम, न्यूट्रोफिल सबसे अधिक, इओनोफिल ऐसे होते हैं। देखिए रक्त में मात्रा लगभग ये 4000 से 11,000 प्रति माइक्रोलीटर, 11,000 प्रति माइक्रोलीटर होते हैं। 11,000 से 4,000 से 11,000 प्रति माइक्रोलीटर होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि अगर इस WBC की अधिकता ज़्यादा हो जाएगी तो इसकी अधिकता से रक्त कैंसर मींस ल्यूकीमिया क्या होते हैं, ल्यूकीमिया हो जाती हैं, जो ये रक्त कैंसर काज करता है, ठीक है। वही हम देखिए हम लोग ने क्या देखा था, RBC और WBC का हम लोग महत्वपूर्ण कार्य क्या देखे थे, रोगों के प्रति प्रतिरक्षा करना। वही हम RBC के बारे में हम जानते हैं, इस पे क्या करता है ये RBC हमारा क्या करता है, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हाँ, इसका लाल रक्त क्यों है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीम नामक उपस्थित कण होते हैं जिसकी वजह से ये लाल होता है, ठीक है। ये शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला रुधिराणु, अगर क्वेश्चन पूछे कि शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला रुधिराणु कौन सा है तो आप क्या बोलेंगे, वो रुधिर RBC ही है, ठीक है। इसमें और क्या, हीमोग्लोबिन। अब कितने बार मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है कि जो रक्त का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब तो आपको अच्छे से याद हो ही गया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे प्लेटलेट्स। देखिए प्लेटलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो इसका वर्ग है रक्त का थक्का जमाना, क्या है, रक्त का थक्का जमाना। हम जब विटामिन पढ़ रहे थे तो हमने आपको डिस्कस किया था जो विटामिन कौन से रिस्पॉन्सिबल है, आपने बताया तो विटामिन जो के होता है ए भी रिस्पॉन्सिबल किस पे करता है, रक्त के थक्का बनाने में, ठीक है। इसके कार्य क्या है, रक्त का थक्का बनना। क्या है इसके कार्य, रक्त का थक्का बनाना। देखिए अगर ये काम नहीं करेगा तो हमारी क्या हो जाएगी, तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, क्योंकि जब कभी हमें घाव लग जाता है, घाव या चोट लग जाती है तो यही हमारा काम करता है कि उस घाव में रक्त की जाली नुमा, देखिए दिख रहा होगा ऐसे वहाँ पे जाली नुमा ये बना दे ताकि वहाँ पे थक्का जम सके और ज़्यादा कम से कम ब्लड निकल ना पाए, ठीक है, मतलब कम से कम ब्लड आ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड ना जा पाए, क्योंकि जब थक्का जम जाएगा तो बाहर रक्त नहीं आएगा, वहीं पर जमा रहेगा, जिसकी वजह से हमारे शरीर पर रक्त की कमी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, क्या है, रक्त का थक्का जमाना। देखिए इसकी रक्त की मात्रा मैंने बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में तीनों आप याद रखिएगा। देखिए मैं आपको एक बार रिकॉल कराती हूँ। देखिए जो हमारा RBC होता है, क्या होता है, RBC होता है, उसमें जो रक्त की मात्रा होती है उसमें वो कितनी पाई जाती है बताइए आप, और वही हमारी WBC होती है उसमें कितनी पाई जाती है, और प्लेटलेट्स में कितनी पाई जाती है, आप ये हमें बताइए। देखिए जो WBC होती है, देखिए जो WBC होती है उसका भी हमने देखा था कितना पाया जाता है WBC में हमने बताया था कितना, 4000 से 11,000 प्रति माइक्रोलीटर, कितना, 4000 से 11,000 प्रति माइक्रोलीटर। वही हम RBC की बात करें तो 45 से 55 के बीच में क्या पाया जाता है, वही हम किसकी बात करें तो RBC की बात हम करें तो वही हमारा कितना पाया जाता है, 45 से 55 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर, प्रति क्यूबिक
मीटर, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है हमारे शरीर में, आरबीसी पाया जाता है, ठीक है। फिर हमारा क्या पाया जाता है, फिर हमारा क्या पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाया जाता है। फिर हमारा क्या पाया जाता है, फिर हमारा पाया जाता है WBC, ठीक है, ओके। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें रक्त की मात्रा हमारी कितनी है, 1.5 लाख से कितनी, 1.5 लाख से 4 लाख प्रति माइक्रोलीटर, ठीक है, 1.5 लाख से 4 लाख प्रति माइक्रोमीटर प्लेटलेट्स। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमने क्या बताया था, डेंगू रोग में जब डेंगू रोग होता है तो इसकी कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स जल्दी से गिरने लगता है, ठीक है। जब हमें कोई डिसीज हो जाती है, मीन्स डेंगू हमारा हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स बहुत लो हो जाता है, ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे रक्त कणिकाएं, ठीक है। रक्त कणिकाएं किससे हम देखिए, अभी हमने इसे पहले पढ़ चुका, बट मैं आपको एक बार रिवीजन करा रही हूँ, ठीक है। देखिए, लाल रक्त कणिकाएं केवल कशुरिकाओं के रक्त में उपस्थित होती है। किसमें पाए जाते हैं, केवल कशुरिकाएं के रक्त में उपस्थित होते हैं। तिल्ली या प्लीहा द्वारा पुरानी रक्त कणिकाओं का नाश होता है। क्या होता है, तिल्ली या प्लीहा द्वारा भी हमने बताया था, इसका नाश होता है, यानी कि यहाँ मरता है, ठीक है। अस्थिमज्जा में विकास होता है, मैंने बताया था कि ये जमने के बाद होता है, ये अस्थिमज्जा बोन मैरो विकास, और वही हमारा जमने के पहले हमारा लीवर के प्लीहा में होता है, याद रखिएगा। इसका जीवन काल कितना होता है, लगभग 120 दिन होता है। अब ये देखिए, इस फैग्नोमैनोमीटर, इससे अभी हमने पढ़ा था कि हम रक्तदाब नापते हैं। देखिए, ऐसा आपने जब डॉक्टर के पास आप गए होंगे तो आपने अक्सर ऐसे उनके 5 इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा, ठीक है। इस फैग्नोमैनोमीटर कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्लड प्रेशर को हम किससे नापते हैं, तो आप क्या बताएंगे, इस फैग्नोमैनोमीटर, ठीक। इसका कार्य क्या है, ब्लड प्रेशर, अभी हमने बताया है। अभी देखिए, समान रक्तदाब सिस्टोलिक प्रेशर कितना, अभी हमने बताया था कि ये थोड़ा बहुत वो हो सकता है 115 से 120 mm होते से, और यहाँ 80 होता है, हमने पढ़ा था 120 से 80 होता है, लेकिन हमने बोला था कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, मीन्स ये 115 भी हो सकता है, और ये 75 से 80 के बीच में अगर ये सब दिखाएगा तो आप एकदम नॉर्मल है, ठीक है। उम्र बढ़ने के साथ रक्तदाब बढ़ता है। आप देखते होंगे जब जैसे जैसे एज बढ़ती है उनमें ब्लड प्रेशर की समस्या ज़्यादा होने लगती है। क्यों होने लगती है, क्योंकि क्या होता है कि उनमें जो फैट है, उनका जो डाइजेशन है धीरे धीरे लो हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी धमनियाँ हैं इनकी दीवारों में फैट जमने लगता है, जिससे हमारी प्रेशर भी बढ़ने लगता है, ठीक है। अब हम देखेंगे रक्त में शर्करा। आपने भी देखा होगा कि डायबिटीज, बहुत सुना होगा कि उसे डायबिटीज है, ठीक है, या क्या है, ब्लड में ग्लूकोज। आइए देखते हैं क्या है। देखिए, इसको मापने के लिए हम ग्लूकोमीटर का यूज करते हैं। किसका क्या यूज करते हैं, ग्लूकोमीटर यूज करते हैं इसको मापने के लिए। देखिए, समान मात्रा कितना होता है, 140 मिलीग्राम क्या होते हैं, समान मात्रा में 140 मिलीग्राम होते हैं। 40 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होते हैं। इसकी इकाई कई बार पूछा गया, इसकी यूनिट मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर क्या है, याद रखिएगा, मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर, डेसीमीटर नहीं, लीटर, ठीक है, लीटर। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है इसकी इकाई में। ये 140 से कम होता है। इसका नियमन हेतु इंसुलिन क्या करता है, नियमन हेतु उत्तरदायी हार्मोन होते हैं, ये नियमन करता है, ठीक है, ये नियमन करता है। देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं याद करना, तो आपको याद ही हो गया होगा, जो ब्लड शर्करा होते हैं इसको हम नापते हैं ग्लूकोमीटर, क्योंकि ये ग्लूकोज आपको नाम से पता चल पा रहा होगा कि इसमें शर्करा उपस्थित होगी, ग्लूकोमीटर। सामान्य मात्रा कितनी होती है, 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होती है। इकाई क्या है, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, कई बार पढ़िए, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। इसका इंसुलिन क्या काम करता है, नियमन हेतु उत्तरदायी हार्मोन। इसकी रोग क्या होती है, जब ब्लड में शर्करा अधिक हो जाएगी तो मधुमेह, डायबिटीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। और जब कमी हो जाएगी तो हाइपोग्लाइसीमिया। देखिए, कोई भी चीज होती है हमें बैलेंस में लेना होता है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। अगर ज्यादा हो जाएगा तो मधुमेह हो जाएगा, और कमी है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे रक्त समूह। देखिए, हमने भी देख चुके हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बहुत ही ईजी है, हमने आपको पहले ही सब बता दिया था, ठीक है। लेकिन आप एक बार देखिए, रक्त समूह ए, ठीक है, इसमें हमने देखा था एंटीजन भी ए पाया जाता है और एंटीबॉडी भी ए पाया जाता है, स्मॉल ए। वही हम रक्त समूह बी की बात करें तो इसमें एंटीजन भी बी और एंटीबॉडी भी बी। और ए बी की बात करें तो इसमें एंटीजन केवल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केवल एंटीजन पाया जाता है, और एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, ठीक है, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तभी तो ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वग्राही। क्या बोलते हैं, सर्वग्राही, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। किसको बोलते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप को, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होती है। वही हम ओ रक्त समूह की बात हम करें तो हम क्या करें, रक्त समूह की बात करें तो इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से एंटीजन नहीं पाया जाता है तो ये सबको दे सकता है, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं सर्वदाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वदाता बोलते हैं। और इसमें एंटीबॉडी होती है ए तथा बी, ठीक है। देखिए, अगर एंटीजन नहीं होगा तो आप सबको दे सकते हैं, और अगर एंटीबॉडी नहीं होगी तो आप क्या कर सकते हैं, एंटीबॉडी अगर नहीं होगी तो आप सबसे रक्त ले सकते हैं। देखिए, ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है, वही ओ रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। अब आइए कुछ केस स्टडी है, मीन्स अगर आप देखिए, अगर आपके माता पिता के रक्त समूह ये है तो उनके संतानों में कौन से रक्त समूह होंगे, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर माता पिता के रुधिर वर्ग हमारा क्या है, माता के ओ है और पिता का भी ओ है, तो जो उनके संतानों में रुधिर वर्ग होंगे तो कौन सा पॉसिबल हो सकता है। देखिए, ओ है तो ओ ही रहेगा, क्या रहेगा, ओ ही रह सकेगा। लेकिन ए बी और ए बी नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, ए बी और ए बी नहीं हो सकता है। अगर आपके माता पिता का रुधिर वर्ग हमारा क्या है, देखिए ओ ए एंड ए है, तो हमारा क्या हो सकता है, ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ठीक है।
क्या हो सकता है, अगर आपके माता पिता का रंग क्या हो सकता है, ओ बी, ओ माता का पिता का ए, या माता पिता दोनों का ए हो सकता है, तो ओ भी पॉसिबल है और ए भी पॉसिबल है। देखिए इसमें कहीं बी नहीं दिख रहा है, तो बी नहीं हो सकता और ए भी नहीं हो सकता। ए भी तब होगा जब ए बी प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस वाले केस स्टडी में अगर माता का रक्त ओ है और पिता का रक्त बी है और माता और पिता दोनों का रक्त बी है, तो पॉसिबिलिटी हमारा ओ भी होगा, बी होगा, ठीक है। कई बार इसको आप ध्यान से पढ़िए, हो सकता है इसको वीडियो 1 से 2 बार रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आता है, ठीक है। पूछ लेगा कि माता का रुधिर ओ है और पिता का रुधिर बी है, तो बच्चों के रुधिर होने की संभावना क्या है, तो ओ भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, लेकिन ए और ए भी नहीं हो सकता है। मैंने बोला है ए बी होने के लिए दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, ए भी होने चाहिए और बी भी होने चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे अगर माता का रक्त ओ है, ओ ए है, पिता का रक्त बी है, तो हमारी क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। देखिए ओ तो होगा ही, क्योंकि ओ संभावना है, ए है, ए भी, देखिए ए प्रेजेंट तो ए हो सकता है, बी प्रेजेंट तो बी होता है। मैंने बोला ना ए बी, जब ए बी हो जाएगा दोनों प्रेजेंट तब ये ए बी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब देखिए माता का रक्त ओ है, पिता का रक्त ए बी है, तो हमारा क्या संभावना हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ए और बी, क्या हो जाएगा, ए रक्त हो जाएगा और बी रक्त हो जाएगा, क्योंकि ए बी रक्त किससे ले सकता है, वो ए बी और ओ से हमें क्या हमारी संभावना है, ए और बी से संभावना क्या नहीं हो सकता है, ओ और ए बी नहीं हो सकते हैं। अब हम देखेंगे अगर आपके माता पिता का रक्त माता का ए है, पिता का ए बी है, माता का बी है, पिता का ए बी है, अगर माता पिता दोनों का ए बी है, तो क्या हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है। क्या हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ओ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ओ आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ओ नहीं पॉसिबल है। अब हम देखते हैं प्राप्त करता रक्त समूह। देखिए ए रक्त किससे मिलता है, ये भी आता है कि देखिए आप जब कहीं चोट लग जाती है, ज़्यादा रक्त निकल जाता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि ब्लड चढ़ाएंगे, ठीक है, रक्त चढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, तो आपने देखा होगा रक्त चढ़ाने से पहले डॉक्टर चेक करते होंगे, ठीक है, चेक करते होंगे। देखिए रक्तदाता समूह, अगर रक्तदाता समूह यानी रक्त देने वाले का ग्रुप अगर ए है, तो वो ए को दे सकता है, ठीक है, लेकिन बी को नहीं दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है और ओ को नहीं दे सकता है, क्योंकि ओ को रक्त समूह ओ को कौन दे सकता है, हमारा बताइए, ओ को कौन दे सकता है, केवल ओ ही दे सकता है, ठीक है, आप याद रखिएगा, ठीक है। वही हम बी की बात करें तो बी रक्त समूह वाले व्यक्ति ए को नहीं दे सकते हैं, लेकिन बी को दे सकते हैं, ठीक है। वही ए बी को भी दे सकते हैं, लेकिन ओ को नहीं दे सकते हैं। वही ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति ए को नहीं दे सकते हैं, बी को भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन ए बी को दे सकते हैं, ए बी को दे सकता है, ठीक है, और ओ को नहीं। वही हमारा ओ ब्लड ग्रुप, मैंने बोला सभी को दे सकता है, क्या ये सभी को दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को मैंने बोला है ओ से ओ ही ब्लड ग्रुप लेगा, वरना ओ और किसी से भी ब्लड ग्रुप नहीं लेगा। वही आप देख रहे होंगे ए बी, वही आप देख रहे होंगे ए बी आप देख रहे होंगे कि देखिए सबसे ब्लड ग्रुप ले रहा है, अभी हमने बताया है ओ सबको दे सकता है, तो सर वो दाता हो गया ओ, यही हमारा ग्राही हो गया, सबसे लेता है तो उसे ग्राही बोलते हैं। मैं इतनी बार क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी केस स्टडी के थ्रू पूछा गया है कि एक व्यक्ति का रक्त समूह ए है तो उसे किस व्यक्ति का रक्त समूह चढ़ाना चाहिए जिसे जरूरत हो, तो ए व्यक्ति का रक्त समूह ए ही को ही चढ़ सकता है और ए बी को भी दे सकता है, ठीक है, ओके। अब आइए हम लोग देखते हैं RH फैक्टर क्या है, RH फैक्टर बहुत बार पूछा गया है कि इसकी खोज किसने की थी, किसमें की गई थी, रीशस बंदर के रक्त में, कहाँ की गई थी, रीशस बंदर के रक्त में RH फैक्टर की खोज की गई थी। RH फैक्टर की खोज कहाँ की गई थी, रीशस बंदर के रक्त में की गई थी। ये देखिए इसकी खोज करता कौन, कार्ल और लैंड स्टीनर एवं वीनर ने, क्या है, लैंड स्टीनर एवं वीनर इसकी खोज करता है। अब देखिए मैंने भी आपको बताया था वो क्या है, सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर है। ए भी देखो, ए भी ओ से भी ब्लड ले रहा, बी से भी ले रहा, ए से भी ले रहा, अभी हमने इस पर ज़्यादा अच्छे से देख चुके हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। अब हम देखेंगे, देखिए ऐसे थोड़ा सा, देखिए सब कुछ वही है, लेकिन मैं आपको एक बार और बता दे रही हूँ। देखिए रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ओ, रक्त समूह ए बी, इसमें ए प्रेजेंट है, इसमें बी, इसमें ओ, इसमें ए बी, ठीक है। प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी मैंने क्या बताया था, एंटीबॉडी स्मॉल से डिनोट होगी, ठीक है, एंटीबॉडी स्मॉल से डोनेट होगी। अगर प्लाज्मा में उपस्थित है, किसमें उपस्थित है, प्लाज्मा में उपस्थित है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, प्लाज्मा में उपस्थित है तो एंटीबॉडी ए की उल्टा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है, बी में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओ में क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, और ए बी हमारा क्या हो जाएगा, ए बी में अनुपस्थित, ठीक है, एंटीबॉडी अनुपस्थित ए बी में, ठीक है। वही हम रक्त की बात करें तो आरबीसी में उपस्थित एंटीजन देखिए इसमें एंटीजन को बताया था, कैपिटल से डिनोट करते हैं, एंटीजन ए में, रक्त समूह ए में तो ए हो जाएगा, बी में बी हो जाएगा, ओ में अनुपस्थित होते एंटीजन नहीं होते हैं, ए बी में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मैं नेक्स्ट डे कंटिन्यू लेक्चर करूंगी। मेरे वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी फायदा हो जाए जिसको इसकी ज़रूरत है। आप इतना तो काम कर ही सकते हैं, मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।